वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बात करेंगे आज हम प्रैक्टिस सेट 5 की। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट यानी अगर प्रैक्टिस सेटों की बात करें तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट कितनी करा चुके हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो हम प्रैक्टिस सेट 4 तक करा चुके हैं, उनके विद आंसर की आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा चुके हैं। 3 तक करा चुके हैं, 4 की आंसर की के साथ आज या कल में आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जा बन रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। कुछ स्टूडेंट थे जिनकी क्वेरी थी कि मैम आरडीसी पर क्वेश्चन लाइए, तो हो सकता है मे बी आज शाम तक हम आरडीसी पर क्वेश्चन लेकर आए, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आपको आरडीसी पर में भी मिल सकती हैं। तो आज की रात तक आपको आरडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि आपको गणतंत्र दिवस तथा यहाँ पे आपको बसंत पंचमी पर्व दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाइयां हैं। ये दोनों पर्व हमारे लिए श्रेष्ठ और यानी जीवन के लिए श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि अगर माँ शारदे का आशीर्वाद नहीं होगा तो हम किसी भी गोल्स को नहीं अचीव कर सकते। और जब तक हम क्या करेंगे, गणतंत्र नहीं होंगे, यानी हमारा देश जब तक गणतंत्र में नहीं परिवर्तित होगा तब तक भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए दोनों ही पर्व अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों ही पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, क्योंकि हमारा टारगेट तो केवल और केवल परीक्षाओं को नस्ते नाबूद कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, या कहेंगे मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल चुटी तेरी तनी औकात नहीं। तो परीक्षा कभी भी हो, मतलब आयोग कभी भी परीक्षा कराए, आप नस्ते नाबूद कर दें, बस यही आपकी क्या हो पूरा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा हो असफल व्यक्ति का किंतु परंतु कोई नहीं सुनता, केवल और केवल क्या देखी जाती है, सफलता मायने रखती है। तो इसलिए आप क्या करें, प्रयास करते रहें, परीक्षा पर क्या करें, इस तरह से फोकस करें कि परीक्षा कभी भी हो आपसे बस एक सीट जाने ना पाए, यही आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जितना आप सर्च करेंगे कि आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब है किधर है, उतना ही आप कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। तो कंफ्यूजन से बाहर निकलने का सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका यही है कि आप ये ठान लें कि कभी भी आओ तुम हमसे पिट के जाओगे, यानी कभी भी परीक्षा आएगी आप उसमें एक सीट हासिल करके जाएंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्यक्ति में विटामिन सी की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई पर्सन है उसमें क्या हो, विटामिन सी की कमी होगी उसके शरीर में, तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, लकवा, स्कर्वी, क्षय रोग और डिप्थीरिया। तो यहाँ पे उस विटामिन सी की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, सीधे सीधे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। लकवा क्या है, तो लकवा को याद रखिएगा, ये शरीर में मार जाता है और जो पोलिया होता है उस तरह से शरीर क्या हो जाता है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। इसमें अगर रोल की बात की जाए तो इसमें कौन से रोल, तो आपके जो खनिज तत्व हैं उनका भी रोल होता है। और यहाँ पे क्षय रोग की बात करी जाए तो मुस्लिम इसको टीबी से भी जाना चाहता है, क्षय रोग को, तो याद रखिएगा। और डिप्थीरिया ये भी एक जानलेवा बीमारी है। चलिए विटामिन सी की रासायनिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि विटामिन सी एक रासायनिक संरचना रखता है। तो पहला कह रहा है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन अमोनिया व कार्बन से बना होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जबकि चौथा ऑप्शन कह रहा है ये कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। तो आपको बता दें विटामिन सी जो है हमारा किससे बना होता है, तो विटामिन सी की अगर बात की जाए तो ये किससे बना होता है, तो याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है विटामिन सी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य की बॉडी के लिए, क्योंकि रक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है विटामिन सी। एक वयस्क पुरुष के लिए कि विटामिन सी की दैनिक आवश्यक मात्रा कितनी होती है, तो आपको बता दें विटामिन सी और क्या करता है, तो ये दांतों को भी क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो ये विटामिन सी की मात्रा पूछी जा रही है, तो यहाँ पे जो मात्रा होगी वो 40 मिलीग्राम के आसपास होगी। ठीक है, जो भी वैल्यू इसके आसपास आपको मिले वही सही है, और एग्जैक्ट 40 मिलता है तो भी सही है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी का स्रोत नहीं है, टमाटर, संतरा, आलू, नींबू। तो जितने भी खट्टे और रसदार, यानी जिन ऐसे फल जिनमें क्या निकलता हो, रस निकलता हो, ऐसा भी जो खटास लिए हो जिसमें और थोड़ा सा क्या हो, लिक्विड हो, तो आपको याद रखना है कि उन सभी में क्या होगा, विटामिन सी मौजूद है, जबकि आलू में विटामिन सी मौजूद नहीं होता है। ये कार्बोज का बहुत अच्छा स्रोत होता है।
जल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह रंगहीन और गंधहीन होता है, यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, यह स्वादहीन होता है। तो अगर जल की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? यह ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के गुर्दे में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 75%, 70% यहाँ पे है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 78% और 83% होता है। तो मनुष्य के शरीर में अगर जल का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 83% होता है। मानव शरीर के रक्त में जल की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 75%, 80%, 70% और 85%। तो मानव शरीर में जो जल की प्रतिशतता पूछी जाएगी तो ये कितनी होती है? तो ये 80% होती है। मनुष्य के जिगर में जल की प्रतिशतता कितनी मानी जाती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य जिगर में जो होती है जल की प्रतिशतता यानी हृदय में, तो याद 70% होती है। सामान्य तौर पर मनुष्य का प्रतिदिन कितने गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए? तो एक मनुष्य यानी हम और आपको कितने गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए? तो 7 से 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। जब ये कहते हैं लगभग 5 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीते हैं, अभी सर्दियों के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कार्बोज होते हुए भी उसमें कई बातों से भिन्न है? तो कैल्शियम है, जल है, फोक है और शर्करा है। तो यानी जो कार्बोज है उसमें, मगर कई बातों में फिर भी वो क्या है? भिन्न है, तो वो फोक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोज तो है बट ये क्या है? कई बातों में दूसरों से भिन्न है। किससे यहाँ पे है हाइलू यानी किससे यहाँ पे हाइक्लोरीन अम्ल बनता है? हाइक्लोरीन अम्ल की बात की जाए तो गम्स है, पेप्टीन है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? पेप्टीन है। ठीक है, हाइग्लोक्लिन अम्ल बनता है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो पेप्टीन हो जाएगा। शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ होता है राजमा, चुकंदर, आलू और चना। तो जिसमें शर्करा की मात्रा पाई जाती है यानी जिसमें क्या हो? मिठास हो हल्की सी, वह क्या है? शर्करा का रूप होता है। तो याद रखिएगा, चुकंदर जो है वो हल्की सी मिसाल लिए होती है तथा चुकंदर हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्टार्च को भोज्य पदार्थ होता है ओल तथा बाजरा, खजूर तथा गन्ना, बाजरा तथा छुआरा और किशमिश तथा अंजीर। तो स्टार्च युक्त आपको भोज्य पदार्थ बताना है तो याद रखिएगा, ओल तथा बाजरा क्या है? स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ है। बीमारी, व्रत तथा उपवास की अवस्था में कौन हमारे शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त कराती है? तो प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त कराता है तो वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा जल। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त कराती है, तो वो कौन कराता है? तो याद रखिएगा, कार्बोज कराती है। तो अभी तो आपने देखा होगा कि आप हल्के से बीमार होते हैं और तुरंत ही आपको ऐसा लगता है कि आप दुबले पतले हो गए, क्योंकि हमारे शरीर की जो प्रोटीन है वो ऊर्जा की तरफ यानी कार्बोज क्या कर रहा है? हमें ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, और जब हमारे पास कार्बोज की मात्रा खत्म हो जाती है तो वो ऊर्जा यानी प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त करवाती है। तो यानी जो ऊर्जा है वो प्रोटीन से आने लगती है, फिर प्रोटीन खत्म हुआ तो वसा से आने लगती है। तो अगर आप अनवरतर काल तक नहीं खाते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है, यानी हड्डी हड्डी दिखने लगती है। तो इसका कारण यही होता है कि क्या होता है? पहले हमारे शरीर में जो अनगिनत फैट होता है वो चला जाता है, फिर फैट के बाद कुछ बचता नहीं है, तो आपका शरीर क्या हो जाता है? बंजर सा दिखने लगता है, यानी हड्डियां ही हड्डियां चमकने लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या नहीं होते हैं? शरीर को कार्य क्षमता कम होना, यहाँ पर संचित बता ऊष्मा शक्ति प्रदान करने में व्यय होने लगती है, वजन कम हो जाता है, शरीर का मोटापा बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो शरीर का मोटापा बहुत बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होती है मधुमेह, हृदय पक्षाघात, पाचन शक्ति तथा मूछें खराब, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इनमें से सभी हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। कार्बोहाइड्रेट एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए 160 ग्राम, 420 ग्राम, 1680 ग्राम और 50 ग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? 420 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वसा कार्बोज पदार्थ होता है क्योंकि जल में घुलनशील है, जल में अघुलनशील है, दोनों है ए और बी, उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? जल में अघुलनशील है। आपने देखा होगा वसा क्या करती है? जब भी आप लिक्विड यानी
जल के ऊपर डालते हैं तो वो जम जाती है एक बर्फ की परत के रूप में, बट वह जल के अंदर नहीं जाती है, या कहें कि जल में नहीं मिलती है। तो ये जल में क्या है, अघुलनशील है, याद रखेंगे। वसा कार्बोहाइड्रेट से कितना गुना अधिक शक्ति तथा ऊष्मा प्रदान करती है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना देती है 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितना देती है, 4 किलो कैलोरी। ऐसे ही प्रोटीन 1 ग्राम में कितना देता है, 4 किलो कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज देता है। जबकि वसा की अगर बात की जाती है तो वसा 1 ग्राम में कितना देती है, तो याद रखना है कि गुना की पूछी जा रही है, तो यहाँ पे वो कितना गुना देती है, तो 1 ग्राम में वो कितना देती है, 9 किलो कैलोरीज देती है। ठीक है, तो जो कितना है, 4 का दूना 8 और यहाँ पे 9, तो यानी 1 बचा, तो कितना हो गया वो, तो यहाँ पे 2.5 मतलब 2.5 गुना किलो कैलोरीज देती है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये यानी 4 4 दूनी 8 आपको पता ही है, तो 1 बचा, तो यहाँ पे 0.5, तो यह कितने किलो कैलोरीज देती है, तो याद रखेंगे वो 2.5 गुना किलो कैलोरीज देती है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा कितनी होती है, तो याद रखेंगे 1 ग्राम वसा में, तो ये अभी अभी जस्ट हमने बताया ही कि 1 ग्राम वसा में कितना देता है, तो 9 किलो कैलोरीज देता है। लेखा की सहायक पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे बिक्री पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, उपन्यास पुस्तक। तो लेखा की सहायक पुस्तक पूछी जा रही है, तो इनमें से याद रखेंगे उपन्यास पुस्तक लेखा की सहायक पुस्तक नहीं है। किसी विशेष दिनांक को प्रत्येक ऋणी से कितना मिलना या महाजन को कितना देना है, प्रत्येक संपत्ति का क्या मूल्य है, व्यापार में कौन कौन से कितनी आय व्यय हुई है, इसकी सूचना जानने का स्रोत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि उसकी सूचना जानने का क्या स्रोत है, तो यहाँ पे है खाता, क्रय पुस्तक, यहाँ पे लोकल पुस्तक और कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाती है तो वो रहेगा खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या देखा था हमने, ए देखा था, खाता। नेक्स्ट देखते हैं, खतौनी रोज नाचे से खाते में प्रत्येक लेन देन के लिखने की क्रिया को कहते हैं। तो जो यहाँ रोजाना अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है खतौनी में, तो याद रखिएगा यहाँ पे खतियान कहा जाता है, खतियान कहा जाता है, क्योंकि लिखी किस में जाती है, खतौनी में, इसलिए उसको खतियान कहा जाता है। खातों से लाभ यह है कि, तो खातों से हमें क्या लाभ है, यानी खाते हमारे लिए क्यों लाभदायक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी लेखा के बारे में पूरी सूचना एक ही स्थान पर मिल जाती है, सही है। न्यायालय प्रमाण पत्र के रूप में भी स्वीकार करता है, सही है। किसी निश्चित अवधि में लाभ तथा हानि की जानकारी सफलतापूर्वक हो जाती है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। गृहिणी को सुभोजन बनाने के साथ साथ किस कला का ज्ञान होना आवश्यक है, सोने की, बैठने की, परोसने की और बर्तन धोने की। तो यहाँ पे जो भोजन बना लिया तो उससे कौन सी कला जुड़ी है, तो फिर भोजन बनाने के बाद उसको से परोसने की कला जुड़ी है, इसलिए उसको किसका ज्ञान होना चाहिए, तो उसको परोसने का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित विधि से सजाकर परोसने की से साधारण खाद्य पदार्थ भी लगते हैं खराब, अधिक आकर्षक एवं क्षुधावर्धक और मीठे और खट्टे। तो जब आप उचित तरीके से उसे परोसते हैं तो जो साधारण खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी अधिक आकर्षक तथा यहाँ पर क्या है, क्षुधावर्धक लगते हैं। भोजन परोसते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किन बातों पर, तो स्वच्छता पर, वातावरण पर, परोसने की विधि पर, स्वच्छता, वातावरण में परोसने की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है। भोजन परोसते समय क्या नहीं होना चाहिए, वातावरण आनंदमय होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट की स्थिति नहीं,
होना चाहिए। परोसने वाले को स्वच्छ वस्त्र सहित बाल समरे होने चाहिए और रेडियो और ट्रांजिस्टर या रिकॉर्ड पर मधुर धुन नहीं बजाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा इसका, क्योंकि भोजन परोसते समय क्या नहीं होना चाहिए पूछा जा रहा है। तो आप क्या नहीं करेंगे जब भोजन परोस रहे होंगे? तो यहाँ पे रेडियो या आपका है ट्रांजिस्टर या रिकॉर्ड पर मधुर धुन नहीं बजानी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये क्या हो जाएगा, यानी आप बजा सकते हैं मतलब तभी आपने देखा होगा जब भी आप प्रोग्राम या मौसम में जाते हैं तो भोजन के टाइम पे आपको गाने सुनने को मिलते हैं। भोजन परोसने की वैसी शैली जिसमें फर्श पर आसानी से यहाँ आसानी दरी या क्या है लकड़ी के पटरे पर बैठकर भोजन परोसते हैं। यहाँ पे क्या है आसन जैसे आप बोलते हैं उसी को आसनी दरी कर दिया है यहाँ पे, यानी आपने देखा होगा कि क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से आसन बिछा होता है, इस तरह से पटले पर आपके लिए यहाँ पर टेबल रखी जाती है, या फिर कहें कि आपके लिए क्या पटले पर थाली रखी जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किसका करते हैं। तो यहाँ पे विशुद्ध भारतीय शैली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विशुद्ध भारतीय शैली में इसी तरह का है कि ये हो जाएगा बैठने का आपका आसन आसन ठीक है, दरिया कुछ भी का है, ये हो जाएगा लकड़ी का पटा और इस पर हो जाती है थाली, इस पर यहाँ गिलास हो जाता है। तो ये कैसी मतलब किस तरह से परोसा गया है, तो भारतीय शैली के अकॉर्डिंग परोसा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन परोसने की वैसी शैली जिसमें मेज पर कांटे चम्मच छुरी के प्रयोग से भोजन किया जाता है उसे कहते हैं देसी शैली, पाश्चात्य शैली, बुफे शैली। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पहले इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते थे, तो याद रखिए इसको कहते हैं पाश्चात्य शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 को क्वेश्चनों को देखते हैं। नथ पहनाने की परंपरा निश्चित रूप से मुस्लिम प्रभाव को दर्शाती है। यह कथन है, तो ये कथन किसका है जिसने कहा है कि नथ पहनना क्या है, मुस्लिम परंपरा को दर्शाती है? तो मलिक मोहम्मद जायजी का है, NC मेहता का है, महात्मा गांधी का है, श्रीमती कविता झा का है। तो ये कथन किसका है, तो NC मेहता का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहनावे में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहनावे में अगर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात की जाएगी तो यहाँ पे कितने हैं, तो 3 है, 4 है, 5, उनमें से कोई नहीं, तो 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन पहनावे का क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे है मोडेस्टी का सिद्धांत, इन मोडेस्टी का सिद्धांत, सेक्स का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सेक्स का सिद्धांत। ये कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, जबकि बाद बाकी सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। सजावट सिद्धांत के अंतर्गत हम पाते हैं कि अपने आप को सजाने संवारने के चलते वस्तु को धारण किया जाता है। अपने आप को सजाने के अतिरिक्त दूसरों को दिखाने की इच्छा और ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ए और बी दोनों रहेगा। ठीक है, 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा। मनुष्य ने कपड़े पहनना कब शुरू किया, जब उसके शरीर को आकर्षण बनाने की इच्छा हुई। खासकर यहाँ पे देखा जाए मनुष्य ने कपड़े पहनना कब शुरू किया, जब अपने शरीर को आकर्षण बनाने की इच्छा हुई। खासकर विपरीत नेक्स्ट देखते हैं। शख्स को आकर्षित करने के यानी आप अपोजिट लिंग को आकर्षित करने के लिए कपड़े पहने गए। यह उचित कथन किसका है, तो यानी किसने कहा है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें विपरीत जो जेंडर है उसको क्या करना है, आकर्षित करना है, तो इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। तो ये कथन कहा गया है और स्कॉलर की अकॉर्डिंग। ठीक है, और स्कॉलर ने इस तरह का माना, याद रखिएगा, कपड़े विपरीत लिंग और स्कॉलर।
ठीक है, और स्कॉलर। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। धुलाई की विभिन्न विधियों में रगड़ कर धुलाई करने की विधि में सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि हम रगड़ कर क्या करें, धुलाई करें। तो ये है हाथों से घिसकर ये है मार्जक ब्रुश द्वारा और दोनों उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, दोनों कर दिया है, फिर कर दिया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है, हल्का दाब डालकर यहाँ पे चूसण विधि द्वारा, मशीन द्वारा, और यहाँ पे जो राइट रहेगा उसको ही बात कर लेते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, तो पटक कर। ठीक है, गलत है, क्योंकि बटन वगैरह सब टूट जाते हैं जब आप पटक पटक कर कपड़े धोते हैं। धुलाई मशीन होती है बेलनाकार आपका, और यहाँ पे एजीटेटनुमा और निर्वात कंपनुमा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी होती है। धुलाई मशीन से बचाव होता है श्रम और समय की, और यहाँ पे अर्थ एवं श्रम की, समय की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसका बचाव होता है, तो वो हो जाता है श्रम और समय की। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, धुलाई मशीन से बचत होती है श्रम और समय की, अर्थ एवं श्रम की, समय की, और इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा भाई, सबको पता ही मतलब जनरली कि श्रम और समय की बचत होती है। चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। तो आपको जितने भी धुलाई के प्रकार हैं सभी पता होने चाहिए। हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो यहाँ पे चूसड़ विधि द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है। वस्त्र निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे फिल्टिंग, नीटिंग और बुनाई और संतुलन, तो कोई इस विधि द्वारा तैयार नहीं किया जाता। तो संतुलन इस तरह की कोई भी उसमें विधि नहीं होती है वस्त्र के बनाने में। पट्टू, नमदा, कम्बल आदि बनते हैं फिल्टिंग विधि द्वारा, नीटिंग विधि द्वारा, ब्रेड्स और लेस विधि द्वारा, और बुनाई द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, तो यहाँ पे है फिल्टिंग विधि द्वारा बनते हैं। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये, बट आपको क्या करना है कि इसको एक बार जब आप करें तो एक बार आप क्या करें, पीडीओ के माध्यम से, दूसरी बार हम पीडीएफ डाल देंगे, उससे रिविजन जरूर करें। यहाँ पे है गजी यानी बनियान, यहाँ पे झाकिया, मोजे, अंडरवियर आदि तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह, तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन सी, ये पूछा जाता है कि किस विधि से, तो फेल्टिंग विधि से, निटिंग विधि से, बुनाई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि इनको जो आपने देखा होगा मोजे क्या है, जिसके पैरों में पहनो उसी के में आ जाते हैं, यानी तनते हैं, स्पंज सी होती है मोजों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा, नीटिंग विधि के माध्यम से ये तैयार किए जाते हैं, जो चीज़ें अपने आप खिंच जाती है। ठीक है, अंडरवियर कोई भी पहन सकता है, बट साइज थोड़े अलग अलग आते हैं, उस हिसाब से मोजे भी का भी साइज छोटे बच्चों का अलग है, बड़ों का चाहे जो से पहन सकते हैं। बनियान का भी यही चीज होता है। दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, दो धागे लिए ऐसे, और इनमें क्या करा, एस आकार की, यानी एस ट्विस्ट दो तरह की होती हैं, एस और जेड। ये क्या है, जेड आकार की होगी, एस आकार की। तो हम क्या करते हैं, ये धागों में देते हैं, क्या होती है, ये ऐंठन होती है। पारंपरिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की क्रिया को कहते हैं बुनाई, ब्रेड्स, फिल्टिंग और निटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 44 का वो क्या रह जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुनाई कहते हैं। कपास के तंतु में सेलुलोज रेशों का प्रतिशत होता है 40 से 90%, 5 से 8%, और यहाँ पे 20 से 40%, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा बात किसकी हो रही है, कपास के तंतुओं की। बात किसकी हो रही है, तो याद रखेंगे कपास के तंतुओं की। इसमें 44 का जो राइट आंसर था, मे बी मैंने क्या बुनाई बताया था, ए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 वाले राइट आंसर क्या रहेगा। तो 45 में कितनी प्रतिशत है, तो वो 40 से 90% है। कपास ताप तथा विद्युत का होता है, अच्छा कुचालक, अच्छा संचालक, अर्धचालक, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो क्या है, ताप का अच्छा संचालक होता है कपास।
कपास के तंतु वस्त्र पर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर प्रेस किया जा सकता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कपास क्या है, बहुत लाइट ज़्यादा गर्म हो जाती है प्रेस, तभी हम कपास यानी सूती यानी कॉटन के वस्त्र पर करते हैं। कपास का मतलब है यहाँ कॉटन के वस्त्रों पर। तो कॉटन के वस्त्रों पर तेज गर्म प्रेस हम करते हैं क्योंकि वो ताप अच्छा सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो 300 से 320 होती है। जीवित भेड़ से निकला गया ऊन कहलाता है। यहाँ पे है फ्लीज ऊन, खींचा ऊन, कटा ऊन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा फ्लीज ऊन कहलाता है। जीवित भेड़ से आपने क्या करा, ऊन लिया। ऊन निर्माण की तैयारी में कौन सी प्रक्रिया सही है? ऊन की कटाई है, क्रम विन्यास, श्रेणी विभाजन है, विशुद्धिकरण और धुलाई तथा कटाई है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उपयुक्त सभी है। ऊन निर्माण की प्रक्रिया जल्द नहीं कराई होगी तो हम जल्दी ही कराते हैं। ऊन एक प्रकार का रासायनिक तत्व से बना होता है जिसे कहते हैं सेलुलोज, कैरोटीन, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। तो इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कैरोटीन इसको कहते हैं। उत्साह, आशा, हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। भूरा रंग, नारंगी रंग, बैंगनी रंग और पीला रंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे नारंगी रंग क्या करता है, जागृत करता है। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों में पर्दा कमरे एवं कुशन से क्या हो, कैसे होनी चाहिए, कमरे और कुशन से तो मेल खाते हुआ होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कुछ तो अल्टरनेटिव लगाते हैं यानी विपरीत कलर के लगाते हैं, कुछ आपस में कॉम्बिनेशन बैठते हुए लगाते हैं, बट जो कॉम्बिनेशन बैठते होते हैं वही अच्छे लगते हैं। अल्टरनेट लगाना तो एक तरह से क्या करता है, अट्रैक्टिव ना करके आपको क्या करता है, चौंका सा देता है। तो हमें क्या है, एक से ही कलर ज़्यादा सूटेबल होते हैं। पर्दा हमेशा लगानी चाहिए। मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर पतला एवं आधे दरवाजे एवं पूरी खिड़कियों पर पतला एवं पूरे दरवाजे एवं आधी खिड़कियों पर किसी भी तरह से। तो यहाँ पे जो पर्दा है अगर उसकी बात की जाएगी तो ये कैसा है, मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाना चाहिए। बैठक में सोफे के दोनों तरफ होना चाहिए एक एक गोल मेज, चौकोर स्टूल, कुर्सियां, रेडियो तथा पलंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चौकोर स्टूल होना चाहिए। हल्के रंग से रंगने पर प्रतीत होती है। ऊंची छत नीची और नीची छत ऊंची और कच्ची छतें पक्की और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाता है नीची छत ऊंची प्रतीत होती है हल्के रंग से रंगने पर। दीवार की पुताई किससे नहीं की जाती है, तो चूने की पुताई, सीमेंट की पुताई और यहाँ पे लिनोलियम की पुताई, पेंट की पुताई। तो दीवार की जो पुताई है वो किससे नहीं की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि किससे नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर बात की जाएगी 56 की, तो वो हो जाएगा आपका लिनोलियम। ठीक है, लिनोलियम से की जाती है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है, तो डॉक्टर ओडस थॉमस की है। यहाँ पे है एथर फ्रिचुवेटन की है और C.A. वेस्टन की है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 57 का जो राइट आंसर अगर बात की जाए तो ये किसकी है, तो ये थॉमस की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 की बात करें, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसको कौन कौन प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा पहला करता है स्थायित्व, तो दूसरा करता है पारस्परिक संबंध, तीसरा करता है निर्णयदाता की समय संबंधी विचारधारा और इनमें से सभी। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। विरोध एवं द्वंद्व को समाप्त करने में कौन से झुकाव फेलेट के नहीं है, तो यहाँ पे फेलेट के कौन से झुकाव नहीं है, तो याद रखेंगे स्वेच्छा से समर्पण है, समझौता है, ईर्षा है और एकीकरण है। तो यहाँ पे ईर्षा क्या है, इसके भाव सुझाव नहीं है।
कहाँ आकर बालक को न केवल वहाँ के वातावरण से समायोजन करना सीखना पड़ता है, बल्कि उसे अपने सहपाठियों एवं बुजुर्गों के साथ भी काम करना क्या है, यहाँ पे बुजुर्गों के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे बालक की बात हो रही है, समायोजन उसके जीवन का क्या है, एक पारिवारिक जीवन का या सामाजिक जीवन का ही एक पार्ट होता है समायोजन, क्योंकि हर जगह समायोजन कर कर ही हम चल सकते हैं। तो नर्सरी स्कूल में, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को पूछा है, तो कहाँ बालकों को न केवल वहाँ के वातावरण से समायोजन करना सीखना पड़ता, बल्कि उसे अपने सहपाठियों गुरुजनों के साथ भी समायोजन करना सीखना पड़ता है। तो वो होता है नर्सरी स्कूल। आपने देखा होगा जो नर्सरी स्कूल की जो टीचरें थी, उनके नाम आज तक भी आपको याद होंगे, क्योंकि उनके बिना आपका वहाँ पे समायोजन नहीं हो पाता। और ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए हमेशा लेडी टीचर ही रखी जाती है, क्योंकि उसे माँ जैसा माहौल प्रतीत हो या माँ जैसा माहौल मिल सके। शुरू में बच्चे स्कूल में बहुत रोते हैं, जब प्ले ग्रुप में होते हैं। शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन है वनवास, ननिहाल। शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन है वनवास, ननिहाल, स्कूल और कहीं भी नहीं। तो ननिहाल और वनवास कभी हो नहीं सकता। स्कूल का सब स्कूल ही क्या है, शिक्षा का महत्वपूर्ण तथा श्रेष्ठ सक्रिय साधन है। किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंततः क्रियाएं क्या होती हैं, परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में और 18 से 19 वर्ष की अवस्था में, किसी भी अवस्था में नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 63 का वो क्या हो जाएगा, तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। तो अगर वहाँ पे प्रजातांत्रिक है तो अधिक क्रियाशील और क्या है, यहाँ पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण कैसा है, प्रजातांत्रिक है, यानी हर किसी को इतनी आज़ादी है कि वो अपनी बात रख सकता है। तो वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है, तो ये राइट आंसर बिल्कुल सही है। अधिक क्रियाशील तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता, अंतर्मुखी नहीं कि वो अपनी बात को बोल ही नहीं पा रहा। ठीक है, अंतर्मुखी कब हो जाता है, जब क्या होता है, प्रजातांत्रिक ना होकर कैसा हो शासन, किसी एक मतलब कोई एक ही बोले और सब उसको फॉलो करें, राजा जैसे होता था उस टाइम पे, ऐसा सत्तावादी जो होता है, इस तरह का शासन। जिन बच्चों में आश्रिता अधिक होती है तथा अपने माता पिता के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों में अधिक बंधे होते हैं, उनमें होते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, तो यहाँ पे मौलिक तथा निर्णयशीलता के गुण अधिक होते हैं, मौलिक तथा निर्णयशीलता के गुण कम होते हैं, कामचोर होते हैं, कुछ नहीं है। तो जिन बच्चों की आश्रिता अधिक होती है तथा अपने माता पिता के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों में अधिक बंधे होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ अधिक करी जा रही है, याद रखिएगा। तो उनमें किस तरह के गुण हो जाएँगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, मौलिक तथा निर्माणशीलता के गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ उन्हें उनके घरवाले करके दे देते हैं। सामान्यतः शिशुशाला में बालकों एवं बालिकाओं का नामांकन किया जाता है, तो कब किया जाता है, तो याद रखेंगे 3 से 4 वर्ष की आयु में किया जाता है। तो कब किया जाता है, तो दो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 2 से 3 वर्ष की आयु में, 3 से 4 वर्ष की आयु में, तो यहाँ पे 10 से 11 वर्ष की आयु में और 8 से 9 वर्ष की आयु में। तो सामान्यतः जो कब करा जाता है, तो 3 से 4 वर्ष की आयु में करा जाता है। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। तो दिनचर्या का आरंभ कैसे होता है, प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाना के साथ, भाषण के साथ और लड़ाई के साथ होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है प्रार्थना गीत के साथ होता है, क्योंकि लड़ाई के साथ कभी नहीं होता। कौन सा कार्यक्रम शिशुशाला के भोजन कक्ष में संपन्न होता है, जिसके दरमियान छात्र छात्राओं के खाने पीने से संबंधित सभी आवश्यक एवं उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है सामूहिक जलपान, सामूहिक नृत्य, सामूहिक बातचीत, इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक क्या है, जलपान क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पे 68 का क्या रहेगा, सामूहिक जलपान रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगी। चलिए 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए सामान्यतः प्लास्टिक तथा लकड़ी के बने पदार्थ, रंगीन पेंसिल, बॉक्सेस, चित्रमयी पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रयोग। तो ये क्या कह रहा है, किया जाता है नहीं किया जाता है, इन दोनों है, नहीं 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 किया जाता है, क्योंकि चित्र में जितना पुस्तकें होती हैं उतना ही उन्हें अट्रैक्टिव लगती हैं तथा उन्हें अपनी ओर खींचती हैं। किस उम्र के बच्चों को वाद विवाद करने, अभिनय करने और नृत्य संगीत आदि की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 3 से 4 वर्ष के में, 5 वर्ष से अधिक के में। तो याद रखिएगा ऐसा बच्चा जो जिसकी उम्र 5 से एबव होती जा रही है उसको क्या करते हैं, वाद विवाद तथा अभिनय यानी आपने रोल प्ले जो सुना हो उसमें तथा नृत्य संगीत आदि में शिक्षा दी जाती है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसका टाइम जा रहा है या है, उसके पास कितना टाइम है ये कुछ नहीं पता होता है, तो उसके घर वालों को ही उसको एंगेज करना पड़ता है। कार्यक्रम नियोजन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ सही हैं? निरंतरता बनाए रखता है, विश्वसनीय सूचनाएं देता है, इससे नेतृत्व विकास होता है तथा स्थानीय सहयोग मिलता है। इसमें से उन उपर्युक्त सभी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इनमें से उपर्युक्त सभी सही है। कार्यक्रम नियोजन में कौन सा सिद्धांत गलत है? अनुभूत जरूरत है तथा सामूहिक सहभागिता है, लोचपूर्णता तथा व्यवहारिकता है, मनोरंजन और दार्शनिक है, मूल्यांकन एवं उपलब्धता है। 72 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मनोरंजन एवं दार्शनिक है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। स्थानीय परिस्थितियों में वातावरण के अध्ययन और सर्वेक्षण में सहायक होता है, आर्थिक सहायता की व्यवस्था होती है और कार्य आगे बढ़ता है, सरकारी धन का उचित प्रयोग होता है, स्थानीय संसाधनों का भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो 73 के राइट आंसर की बात करें तो स्थानीय संसाधनों का पता नहीं चलता है, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समन्वय, संतुष्टि, व्यापारिकता, व्यावहारिकता यानी समन्वय, संतुष्टि, व्यावहारिकता, सामूहिक सहभागिता का सिद्धांत है। तो कार्यक्रम नियोजन के, प्रसार शिक्षा के, मूल्यांकन के, इनमें से कोई इसी के भी नहीं है। तो ये सिद्धांत किसके हैं, तो याद रखिएगा व्यावहारिकता का, ये किसका है, तो कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत हैं। परंपरागत वस्त्रों का इतिहास, सामाजिक मनोवैज्ञानिक महत्व तथा प्रधानों का अवसरोचित चलन का ज्ञान छात्राएं किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत करती हैं? आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्तु विज्ञान एवं प्रधान, मानव विकास एवं प्रसार, शिक्षा और पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन। तो किसके अंतर्गत करती हैं, तो याद रखिएगा वस्तु विज्ञान तथा प्रधान के अंतर्गत करती हैं छात्राएं, इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो आज हमने क्या करा है, प्रैक्टिस सेट 5 को देखा है, जल्दी हम प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे और उस सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगी, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।